अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर शुजात। आप देखें प्रोग्राम कॉर्पोरेट लाउंज। नाजरीन, पाकिस्तान में आजकल जहां पे सियासत में बड़ी हलचल नज़र आती है, वहीं पे हमारी जो मुआशी उफ़क़ है उस पर भी बड़ी अजीब व गरीब सी तब्दीलियां दिखाई दे रही हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त एक दर बहरान का एक सिलसिला जारी है, जहाँ पर हमारे यहाँ एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट अपनी मुआशी पॉलिसियों की बदौलत, बल्कि नाकाम माशी पॉलिसियों की बदौलत, कुछ लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है। कुछ लोगों का जाहिर है कि जो गवर्नमेंट के प्रोपोनेंट्स हैं उनका व्यू ये है कि इसको और टाइम देना चाहिए, हालांकि 2 साल तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। आप चाहे शहरों के मसाइल हो, आप उनकी बात करें, चाहे इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी की बात करें, इदारों की कारकर्दगी की बात करें, बज़ाहिर कोई खातर खास सिचुएशन या सूरत हाल हमें नज़र नहीं आती है। कहा यह जाता है कि जो अहम स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं, अहम रोल प्ले करते हैं किसी भी माशरे को, किसी भी इकोनॉमी को बेहतर तरीके से प्रमोट करने के लिए। और इस अहम इंस्टीट्यूशन में सेंट्रल बैंक बड़ा अहम किरदार अदा करता है पाकिस्तान में, जिसको आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। और हमारे पास हमारा जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो कहते हैं कि सेंट्रल बैंक तो इतना इंडिपेंडेंट है कि वो रुपए के रेट को कम कर देते हैं, उसकी वैल्यू को कम कर देते हैं, और फिर मुझे बाद में पता चलता है तो बड़ी सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंसी की बातें होती हैं, सेंट्रल बैंक के रोल की बात होती है। तो इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हमने बिलखुसूस बात करनी है कि पाकिस्तान में जो सेंट्रल बैंक है हमारा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो क्या किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के हवाले से, और क्या ये जो स्टेट बैंक का किरदार है ये वाकई एक जस्टिफाइड रोल है या नहीं। बिलखुसूस मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। उसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे नाज़रीन कि पाकिस्तान में आप जितने भी हमारे बड़े शहर हैं, चाहे कराची है, लाहौर, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, या कोई भी आप पेशावर को देख लें, सारे शहरों में डिफरेंट किस्म के मसाइल हमें नज़र आते हैं, डिफरेंट अर्बन प्लानिंग के इश्यूज नज़र आते हैं। कहीं पे पानी का मसला है, कहीं पे कच्ची आबादियों का मसला है, कहीं पे बिजली का मसला है। तो क्या पाकिस्तान में अर्बन प्लानिंग सही तरीके से हुई, या पाकिस्तान की अर्बन प्लानिंग को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक अहम हिस्सा, एक अहम नुक्ता जिसको हम टच करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। उस पर ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन नहीं शायद हम किसी और प्रोग्राम में करें, लेकिन इस प्रोग्राम में थोड़ा सा हम डिस्कस में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। दो नहायती मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमें बजरिया जूम ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ। पहले हमारे मेहमान और हमारे प्रोग्राम में अक्सर आपने उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी सुनी होगी, और आपके डिफरेंट आरा भी उनके एक्सपर्ट ओपिनियन के हवाले से आती रहती हैं, और जो उसके हवाले से हम अपने प्रोग्राम को आल्टर भी करते हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, आप प्रोफेसर है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना में, और साथ में विजिटिंग रिसर्च फेलो हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। आपका इकोनॉमी पे एक बड़ा गहरा तजिया होता है। इसके अलावा भी जो पाकिस्तान के मुआशी और मशरती मामलात हैं, इनका आप एक्सपर्ट ओपिनियन अक्सर सुनते रहते हैं। उनके साथ बिलखुसूस सेंट्रल बैंक के हवाले से बात करने के लिए शामिल गुफ्तगू जो हमारे साथ शख्सियत है वो है डॉक्टर अली नासिर। आप प्रोफेसर हैं मॉनेटरी इकनॉमिक्स के यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड में, यूनाइटेड किंगडम, और वहाँ पे इकोनॉमिक्स के और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स को ये पढ़ाते भी हैं, और इनकी जो रिसर्च है वो भी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के हवाले से। तो डॉक्टर अली नासिर साहब से हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी और सेंट्रल बैंक के क्या किरदार रहा, किस तरह से वो उन्होंने अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं, या क्या इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, या किस हद तक इसको आइडियल किया जा सकता है। मैं दोनों मेहमानों को वेलकम करता हूँ अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहबाज साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब, बात तो हम सेंट्रल बैंक की करेंगे, लेकिन प्राइमरी मैं आपसे ही नुक्ता का आगाज़ करता हूँ, फिर मैं अली नासिर साहब की तरफ जाऊँगा कि क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किस हद तक मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू पाकिस्तान की मईशत को एक ट्रैक पे लाने में कामयाब रहा है? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, इस ड्यूरेशन में अगर हम फरवरी से लेके अब तक की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारी कोशिशें की हैं, लाइक इंटरेस्ट रेट जो है उसको डाउन किया 6% तक। लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि जिस हद तक लोगों को इसका फायदा पहुंचना चाहिए था, मेरा नहीं ख्याल कि सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान इसमें सक्सेसफुल हुआ है।
उसकी एक वजह ये है कि इसकी मैं थोड़ा हिस्ट्री में अगर चले जाएं तो जापान की हम बात कर लेते हैं कि जापान का जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने कैसे सेंट्रल बैंक के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी को एज एन इकोनॉमिक टूल इस्तेमाल किया, और उन्होंने इस चीज से के ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगा दी कि हमने अगर कर्जे भी लेने हैं गवर्नमेंट ने तो हम सेंट्रल बैंक के थ्रू ही लेंगे, ना कि हम जो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं उसको इस्तेमाल करें। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अगर आपने लेट से हम जापानीज येन की बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट को अगर कर्जा देता है येन में, तो कल को गवर्नमेंट ने येन की ही फॉर्म में कर्जा वापस करना है। उसका हमें फायदा ये होगा कि हमारी करेंसी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होगा जिस कदर आप पाक रुपीज का डॉलर के साथ देख रहे हैं। आए रोज जो है वो आपका रुपया जो है वो उसके ऊपर ड्यू टू फॉरेन डेट या और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि जिसकी वजह से आपका रुपया जो डे बाय डे की वैल्यू होता जा रहा है। तो अब हो क्या रहा है कि चूंकि जैसे गवर्नमेंट ने कहा, बल्कि पिछले दिनों शेख साहब भी ये बात कर रहे थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनकी बात की तस्दीक की थी कि हम सेंट्रल बैंक से हमने कोई किसी किस्म का कर्जा नहीं लिया। ये मेरे ख्याल में IMF की कंडीशन थी कि आप सेंट्रल बैंक जो है उसको इतना ज्यादा रिलाय ना करें, बल्कि आपके जो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, लाइक आप वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लें, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लें या IMF से कर्जा लें। तो दूसरे ममालिक जो हैं जिसमें UK भी है, उसमें फ्रांस भी है, USA है, वो ममालिक जो हैं मॉनेटरी पॉलिसी को वाया सेंट्रल बैंक बड़े अच्छे तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, और उसके फ्रूट्स जो हैं वो भी आपके सामने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, बल्कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि शायद पाकिस्तान में इकोनॉमी उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से बाहर जो है आप देखते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट आपके डाउन होते हैं उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है, चीजों की कीमतें जो वो नीचे आती हैं, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो इन्फ्लेशन आपको बढ़ना शुरू हो जाता है। और आप अपने केस में देखें, क्योंकि आप भी इकोनॉमिस्ट हैं, तो आप इस चीज में हमें सारे इंडिकेटर जो हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो मेरा ओवरऑल जो तजिया वो यही है कि आल दो सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट कम किए, लेकिन उन इंटरेस्ट रेट का जो ट्रिकल डाउन है बेनिफिट्स की वहां में, वो आम आदमी तक नहीं पहुंचा। आप ये फरमा रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ने जो अपनी कोशिशें की हैं शायद उनके इफ़ेक्ट्स सही तरीके से सनतों तक और आम आदमी तक नहीं पहुंचे हैं। डॉक्टर अली नासिर साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में कि कहा यह जा रहा है कि जो गवर्नमेंट के हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ने बड़ी इंडिपेंडेंटली इफेक्टिवली मॉनेटरी पॉलिसी को टेलर किया और हालात के मुताबिक जो डिस्काउंट रेट्स थे उनको भी चेंज किया, उनको डिक्रीज़ किया, और गवर्नमेंट तो बड़ा अप्रिशिएट कर रही है सेंट्रल बैंक को। लेकिन डॉक्टर शहबाज साहब ने जिस तरह फरमाया कि इसके शायद असरात सही तरीके से सनतों तक नहीं पहुंचे, आपकी क्या राय है? क्या राय है? जी शुक्रिया शुजात। एक्चुअली जहाँ तक सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस का ताल्लुक है तो 90s के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कर दिया गया था बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो जहाँ तक वो कागजों तक बात है तब तक तो ठीक है कि सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस एक्चुअली बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी पहले मिल गई थी। और अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होता रहा है, और हत्ता कि आपके पास मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड भी है कि दोनों गवर्नमेंट और स्टेट बैंक का अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे। तो जहाँ तक कागजों की हद तक बात है, ऑन द पेपर तो वो इंडिपेंडेंस है। मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा, थोड़ी सी पॉलिटिकल हो जाएगी कि वेदर द गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है कि नहीं स्टेट बैंक को और कहाँ तक वो करती है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें इन द लास्ट, जैसे पाकिस्तान के मार्ज वजूद में आने के बाद ही स्टेट बैंक कुछ ही अरसे में मार्ज वजूद में आ गया था, तो इसकी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। स्टेट बैंक का स्टांस ज़्यादा अकोमोडेटिव नहीं रहा, ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहा रियल इकानमी को सपोर्ट करने में। सिर्फ ये 2017 16 17 इन 2 सालों में थोड़ी सी मॉनेटरी पॉलिसी है वो सपोर्टिव रही है, जहाँ पे आपके इंटरेस्ट रेट बिटवीन 6 and 7% आ गए थे द की पॉलिसी रेट्स। लेकिन उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा सख्त हो गई, 13% से भी ज्यादा हो गई, डबल डिजिट्स में आपके पॉलिसी रेट्स आ गए। तो 13.5 या 13.75 था लास्ट जो डिस्काउंट रेट से।
जी जी। तो अगर आप पॉलिसी को देखें तो एक बड़ी अजीब चीज मैंने देखी है पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी में, कि जब भी क्राइसिस आता है तो अगर आप दूसरे मुल्कों में देखें, पर्टिकुलरली जो है ना डेवलप कंट्री में, तो वो बड़ी अकोमोडेटिव हो जाती है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 2009 पॉलिसी बहुत से मुल्कों में इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट जीरो हो गए, इवन नेगेटिव भी हो गए। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का हामी नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान में ये हुआ कि उल्टा इन्होंने इंटरेस्ट रेट और पॉलिसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, और फिर जाके उस दौरान में आपका यूरोपियन सोवरेन डेट क्राइसिस भी रहा। फिर कहीं 2016-17 में थोड़ी सी अकोमोडेटिव हुई पॉलिसी, और अगेन अब जब ये कोरोना से कुछ पहले 2017, 18 और 19 इन सालों में पॉलिसी बहुत ज्यादा फिर रिस्ट्रिक्टिव रही, और आपने जैसे बताया कि 13% से भी ज्यादा पॉलिसी रेट्स चले गए। अगर शॉर्ट टर्म पॉलिसी रेट्स इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म जो रेट्स होते हैं वो कितने ज्यादा हो गए, और फिर आया उन रेट्स पे आपको वेदर आप लर्निंग कर सकते हैं और वो कितनी सपोर्टिव होती है रियल इकोनॉमी के लिए। तो ये तो मॉनेटरी पॉलिसी की हद तक बात है, मेरे ख्याल से अकोमोडेटिव नहीं रही, और इसने वो रोल नहीं प्ले किया इंडस्ट्री की डेवलपमेंट या रियल सेक्टर की डेवलपमेंट में। जहाँ तक अगर आप इसके मैंडेट की बात करते हैं, जो कि प्राइस स्टेबिलिटी है या इन्फ्लेशन कंट्रोल है, वो भी आपके सामने है। मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, हर पाकिस्तानी को पता है कि इन्फ्लेशन कितना बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए, और किस तरह पाकिस्तानी इकानमी में रहा है। और एक और चीज़ के जो क्रेडिट क्रिएशन है, जितना कि आप क्रेडिट क्रिएट करते हैं फॉर द प्राइवेट सेक्टर, उसको अगर आप पाकिस्तान को कंपेयर करें रीजन के साथ भी, तो पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट क्रिएशन बहुत कम है। जब आई थिंक लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो वो कोई 18 से 19% के एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी थी, वेराज के साउथ एशिया के अंदर आपकी अबाउट 45% है। तो डेवलप कंट्रीज के साथ ना कंपेयर करें, इवन डेवलपिंग कंट्री के साथ या रीजन के साथ कंपेयर करें, तो क्रेडिट क्रिएशन इतनी नहीं हुई। तो एक चीज़ है क्रेडिट क्रिएशन, और फिर यह है कि वो उन सेक्टर्स में जाए जो कि बहुत एफिशिएंट हैं और इफेक्टिव होते हैं। इसलिए आई थिंक के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कोई सपोर्ट नहीं हुई आपको इंडस्ट्री को, और देन वो मटेरियलाइज होती है कि जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन नहीं होती। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रोल जो है ना वो कुछ ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहा। तो आप ये फरमा रहे हैं कि जैसे बल्कि हमारे दोनों जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इतनी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल या इफ़ेक्टिव नहीं रही है, बिलखुसूस इस चीज़ को सामने रखते हुए कि जब भी क्राइसिस की सिचुएशन फेस करना पड़ती है किसी भी मुल्क को, तो वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिव हो जाती है। हमारा रिस्पॉन्स काफ़ी लेट था। आपने देखा होगा कि सहाफ़ियों के साथ जब प्राइम मिनिस्टर की डिस्कशंस हो रही थी तो उसमें एक हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी ने बार बार सवाल भी किया डिस्काउंट रेट कम करने के हवाले से, और फिर उसके चंद दिनों के बाद फिर ये डिस्काउंट रेट्स कम हुए। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थी, न प्रोएक्टिवली ऐसे लगता है कि स्टेप्स नहीं लिए। बार नाज़रीन हमें एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो सेंट्रल बैंक के हवाले से बात करेंगे, लेकिन प्रीडोमिनेंटली हमारी जो डिस्कशन होगी वो पाकिस्तान के जो शहरों के मसाइल है उस हवाले से होगी। लेते हैं ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रोल के हवाले से, मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। मैं एक क्विक सिर्फ स्टैंस या एक ओपिनियन लेना चाहूँगा डॉक्टर शहबाज साहब आपसे, और फिर मैं मूव करूँगा पाकिस्तान के जो बड़े मसाइल हैं शहरों के, बिलखुसूस कराची का, क्योंकि हमारे पास काफ़ी फीडबैक आया था इस हवाले से कि आप प्रोग्राम करें, तो मैंने ये सेगमेंट को यहाँ पे रखा है। तो मैं दोनों सवाल आपसे इकट्ठे पूछ लेता हूँ, पहले एक आप जवाब देने फिर आप उसकी तरफ चले जाइएगा कि क्या वाकई पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट है। मैं आपसे बिल्कुल शॉर्ट इसका आंसर चाहूँगा, और फिर साथ में बताइए कि पाकिस्तान के जो हमारे बिलखुसूस कराची के शहर, कराची या लाहौर के, इनके क्या मसाइल का हल क्या हो सकता है।
क्या हो सकता है? जी, जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, शायद मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि अभी सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक तरमीम की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि आइंदा गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान से लोन नहीं ले सकती। इसको जैसे अभी मैंने कहा कि हम जापान के साथ जुड़े हैं, तो जापानीज सेंट्रल बैंक जो था, मतलब कि उन्होंने मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट जो है सही मानों में इस्तेमाल किया और इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके अंदर एक बड़ी अच्छी टर्म जो क्वांटिटेटिव ईजिंग जो कॉन्सेप्ट था वो जापानीज ने मुताबिक कराया था, और आज बहुत सारे मालिक जो हैं उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, जो पूरी मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है और अपनी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप थोड़ा देख लें, जैसे अभी डॉक्टर साहब अली साहब फरमा रहे थे कि जो क्रेडिट क्रिएशन है या प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी एक्सेस टू क्रेडिट जो है वो 18% ऑफ जीडीपी 18.5% या समथिंग है, और दूसरी तरफ जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है जापान में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है वो इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन किया जाता है। और उसमें थोड़ा सा कंपेयर कर लें आप, थोड़ा सा हमारे पास वर्ल्ड बैंक इंडिकेटर्स हैं, उसमें हम जो प्राइवेट सेक्टर का एक्सेस टू क्रेडिट है उसका पोर्शन आप चेक कर लें, जो प्राइवेट सेक्टर का एक्सेस टू क्रेडिट है वो पाकिस्तान का, वो भी आप कंपेयर कर लें, और आपको जमीन आसमान का जो है ना वो फर्क नजर आएगा। जहां तक दूसरी बात है बड़े शहरों की, उसमें देखते हैं लाहौर है, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पिंडी है, पेशावर है, या और बड़े बड़े शहर हैं बाकी सूबों के, तो मसाइल उसमें आने की तो मुझे एक बड़ी वजह लगी है कि हमारे यहाँ शहर बनाने की जो प्लानिंग है, जिसको अर्बन प्लानिंग कहते हैं या अर्बनिज्म कहते हैं या अर्बनिटी कहते हैं, वो उसके अंदर प्लानिंग जो है उसका फुकदान है बहुत ज्यादा। अगर हम थोड़ा 1947 में जाएं तो कराची शहर जो था वो 2 लाख लोगों के लिए बना था, और आज मेरे ख्याल में आबादी जो है वो 2 करोड़ से उसकी ज्यादा हो गई है। तो इसको थोड़ा सा देखें कि ये शहरों को बनाने का कॉन्सेप्ट जो है या शहरों को कनेक्ट करने की जो अहमियत है उसकी जो बेहतरीन मेरे ख्याल में एक्सप्लेनेशन है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के अंदर छुपी है, वो हमें पढ़ने की जरूरत है। मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहरों की आबादी को एक हद से ना बढ़ने दो, शहर जब इस हद को छूने लगे तो उससे जरा फासले पर नया शहर आबाद कर। उसकी वजह क्या है, आगे फिर मजीद आपने फरमाया, आबादी जब हद से तजावुज कर जाती है तो शहर की मुआशी ताकत कमजोर हो जाती है। मतलब कि शहर जब आपके बेहंगम बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो एक जो सिटी इकोनॉमिक्स होती है वो आपकी वीक हो जाती है, एक आपकी कंट्री इकोनॉमिक्स होती है, एक आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक्स होती है। तो उसके बाद आपने फरमाया कि जिससे इससे होता क्या कि जब आपके जो सिटी इकोनॉमिक्स है वो आपकी या अर्बन इकोनॉमिक्स वो आपकी वीक होती है, उसकी वजह से मुआशी जवाल आता है, जिसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं शहरों के अंदर। और इस मुआशी जवाल से गैर अखलाकी सरगर्मियां जन्म लेने लगती हैं। उन गैर अखलाकी सरगर्मियों के अंदर आप पढ़े लिखे हैं, मेरा नहीं कल उसको बताने की जरूरत है, लेकिन एक जो बड़ा प्रोमिनेंट चीज है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना उसका इशू जो है बड़ा उजागर हो रहा है। उसके बाद कहते हैं कि जब वो गैर अखलाकी सरगर्मियां जन्म लेती हैं तो शहर जो रहने के काबिल नहीं रहते। उसके बाद आप मजीद फरमाते हैं कि आबादी की हद से पहले नया शहर बसा लो ताकि मुआशरे की अखलाकियात तबाह ना हो। तो ये तो सारी चीजें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ये तो बिल्कुल रेलिवेंट है टू प्लानिंग इकोनॉमिक्स हर लिहाज से, और ये हरफे आखिर है। तो मुझे ये बताएं कि जब हर चीज कुरान पाक के अंदर बयान की गई है, आपके अक़वाल में बयान की गई है, आपके अखलाक़ हसना के अंदर ये चीजें शामिल हैं, तो हम क्यों उन चीजों को अमल नहीं करते। उसके बाद एक जो बड़ी चीज देखिए, अगर हम सिर्फ कराची की बात करें, बाकी किसी और शहर की बात नहीं कर रहा, मसाइल इस तरह बढ़ते आपके जाएंगे, तो कराची के अंदर जो इस वक्त है तकरीबन 35 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हैं। मुझे बताएं ये 35 लाख लोग जो और वो नौजवान लोग जो है बेरोजगार हैं और रोजगार के मौके है नहीं है शहर के अंदर, बेहंगम मतलब शहर के बढ़ने की वजह से कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। तो इस बेरोजगारी की वजह से मुझे बताएं क्राइम्स नहीं बढ़ेंगे, इस बेरोजगारी की वजह से टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो नहीं बढ़ेंगी, इस बेरोजगारी की वजह से और बहुत सारी चीजें जो गैर अखलाकी चीजें हैं वो आपकी बढ़ेंगी। दूसरी मुझे बात बताएं कि ये लोग जब इनके पास मतलब कि रोजगार नहीं है तो ये जिंदगी का गुजारा कैसे करें, कैसे अपने डेली के अखराजात वो पूरे करेंगे। उन अखराजात को पूरे करने के लिए या बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ उसको पूरा करने के लिए ये क्राइम करेंगे या टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, ये कत्ल जैसी जो कहने के एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व होंगे। इन सारी चीजों से बचने के लिए मेरा ख्याल है कि बजाय दे के, और अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी ये लोग क्या वो सोचना शुरू कर दें। अच्छी बात है, जैसे हम 10 जुलाई को पंजाब गवर्नमेंट ने
ये ऐलान किया है कि हम लाहौर के साथ एक नया मेरा शहर बनाने बना की, रहे, बिल्कुल। हाँ वो मुताबिक करवा दिया है। तो ये सारी चीजें जो है उसके ऊपर देखें, आप अगर इनसे भी नहीं सीखना, अब इब्ने खल्दून की बुक है जो अल मुकद्दमा, जिसमें 7 चैप्टर हैं, उसके अंदर जो एक चैप्टर वो बकायदा अर्बन प्लानिंग के ऊपर, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सारी चीजें उसके अंदर वाजे की हुई हैं। और आप मैं बता दूं कि मैं कल जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर देख रहा था कि MIT का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, उन्होंने ये मेंशन किया है कि ये दुनिया का वाहिद ग्रेटेस्ट स्कॉलर है कि जिसकी अर्बन इकोनॉमिक्स के ऊपर, मतलब सजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिसी इंप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी बेहतरीन एग्जांपल मौजूद है हमारे पास। उसको भी छोड़ दें, अगर वो भी हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो आपका बेहतरीन दोस्त चाइना जो है, जिसके बारे में हम कहते हैं, और है भी ऐसा ही कि हमारी दोस्ती उनके साथ जो है वो हिमालय से ऊपर है, तो थोड़ा सा वो हिमालय से नीचे आके आप उनके किसी एक शहर का विजिट कर लें और आपको पता चल जाएगा कि जो मॉडर्न अर्बनिज्म है वो क्या चीज है। आप आर्किटेक्चर, बल्कि मैं भी ये कहता हूँ कि वो चाइना के ऊपर खत्म है। आप उनकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखें, आप शहरों की जो कनेक्टिविटी है वो स्ट्रक्चर देखें, और जब प्लानिंग के साथ आप काम करते हैं तो फिर यही शहर होते हैं आपके GDP में कंट्रीब्यूशन का 5। ठीक है, मैं डॉक्टर अली नासिर की तरफ बढ़ता हूँ इसी हवाले से। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप एक यूके की यूनिवर्सिटी में वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं अर्बन प्लानिंग के हवाले से, अगर कंपैरिजन ये किया जाए डेवलप्ड कंट्री का पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री से, हमारी अर्बन प्लानिंग और वहाँ की अर्बन प्लानिंग में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है? आप किस तरह से इसको देखते हैं? मेरे ख्याल से एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है ना, वो तो डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन है और डेवोल्यूशन है। आई मीन आप अपने एक सूबे को ले पंजाब को, वो पूरे यूके से आबादी में बड़ा है, तो इतने बड़े बड़े सूबे आपने बनाए हुए हैं, तो उनको मैनेज करना, आई डोंट नो कि आप उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक एक सूबा कई मुल्कों से बड़ा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप उसकी डेवोल्यूशन करें और डिवॉल्व करें, और लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रमोट करें, बहुत सी चीज़ें थ्रू लोकल गवर्नमेंट करें, उनको रेवेन्यू कलेक्शंस की पावर्स भी हों, और उसके साथ ही फिर लोकल इनकम जनरेशन, और फिर वो खुद अपने एक्सपेंडिचर के डिसीजन भी कर सकें जब वो खुद रेवेन्यू जनरेट करेंगे। सो आई थिंक वो फैक्टर बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन कंट्रोल, पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी हाई रही है, वो आस्ता आस्ता स्लो डाउन भी हुई है आई थिंक टू सम एक्सटेंट। वो एक इशू रहा है, लेकिन आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जैसे सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रही हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ डाउन हो गया है, तो मेरे ख्याल से वो इतना अब फ्यूचर के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन चीज़ ये होगी कि आप उसको मैनेज कैसे करते हैं। तो ये फिर गवर्नेंस के इशू आ जाते हैं, और आई थिंक इनका जो असर होता है वो फिर गवर्नेंस रिफॉर्म्स और सप्लाई साइड रिफॉर्म्स जिनको हम कहते हैं, उनका फिर उनकी वजह से आपकी जो मॉनिटरी साइड होती है, जो हम अर्लियर डिस्कस कर रहे थे, वो भी कंस्ट्रेंट हो जाती है। क्योंकि आपके अभी जो करंट जो इन्फ्लेशन हुई है, मेरे ख्याल में वो इस वजह से नहीं हुई कि आपकी कोई एक्सेसिव लैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है या क्रेडिट क्रिएशन एक्सेसिव हुई है, बल्कि वो गवर्नेंस के इश्यूज और सप्लाई साइड इश्यूज हैं जिनकी वजह से वो है। उसकी पॉलिटिकल डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसको अवॉइड करूंगा, लेकिन आई थिंक यस कि आपको गवर्नेंस पे फोकस करना चाहिए, और उसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप डिवॉल्व करें। इतने आपने बड़े बड़े सूबे बनाए हुए हैं, तो आप उनको देखें कि आप कैसे उनको उनका साइज अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर साइज उनको डाउन साइजिंग कर सकते हैं उनकी, ये ज़रूरी होगा। और फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, इंस्टीट्यूशंस का रोल बहुत ज़रूरी है। सो उसके साथ फिर अर्बन प्लानिंग भी आ जाती है। सम टाइम पॉलिटिकली पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में ऐसी चीज़ें ले आती हैं जिनका डिलीवर करना तकरीबन नामुमकिन होता है। जैसे कि आप एक लार्ज स्केल रियल एस्टेट के अंदर आप कोई प्रोजेक्ट प्रॉमिस कर देते हैं, सर्टेन हमारे यहाँ जैसे 50 लाख घरों का वादा किया गया। मैं वो नहीं कहना चाहता था। चले मैं तो कह देता हूँ, क्योंकि
हाँ, तो इस तरह की चीजें तो शो करती हैं कि आपकी पॉलिसी मेकिंग जो है ना वो सीरियस नहीं है। तो आई थिंक जब तक उसके अंदर सीरियसनेस नहीं आएगी तब तक इस तरह के मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं आपसे ही कंटिन्यू करूंगा और इसी हवाले से भी गुफ्तगू होगी। लेकिन हम ये जो इम्पोर्टेड लोग पाकिस्तान में आते हैं, वैसे तो इम्पोर्टेड चीज़ें पाकिस्तान में बड़े लोग पसंद करते हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेड लोग पाकिस्तान में आते हैं, कहा जाता है कि ये इम्पोर्टेड एक टर्म यूज़ की जाती है, इनका क्या रोल है पाकिस्तान में? एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले गुफ्तगू तो हमारी अर्बन प्लानिंग के हवाले से हो रही थी। जी डॉक्टर अली नासिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? डॉक्टर शहबाज साहब ने कुछ उनकी ओपिनियन पे जो सेंट्रल बैंक के हवाले से। जी, डॉक्टर शहबाज साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि द रोल जो है ना सेंट्रल बैंक का रहा है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा। तो अब क्वेश्चन ये होगा कि उसको कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। आई थिंक पैंडेमिक के हवाले से जैसे आपने कहा कि रिएक्टिव स्टांस रहा है स्टेट बैंक का, और उन्होंने कुछ मेजर्स लिए हैं जो कि अच्छे हैं, जिसके अंदर थोड़ी सी मॉनिटरी अकोमोडेशन है, पॉलिसी रेट्स का थोड़ा सा ईजिंग है, और उसके साथ कुछ इन्वेस्टमेंट के अंदर और लोन डेफरमेंट, लोन रिस्ट्रक्चरिंग जैसे स्टेप उन्होंने लिए हैं। लेकिन इन मेजर का जो साइज है वो बहुत स्मॉल है, वो आप कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा है, उस तरह के हैं। आई थिंक डॉक्टर साहब को जितने मेजर्स की हदायत की गई थी उतने ही मेजर्स लेने थे ना, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। आप चीजों को समझते हैं। तो बात यह है कि मेरे ख्याल में एक तो ये ज्यादा अकोमोडेटिव हो सकते हैं। फिर मेरी जो अपनी असेसमेंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, तो मैंने ये नोट किया है कि ये बहुत जो है ना वरीड होते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में, और जो आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के फिगर्स भी मैंने देखे हैं, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के चंद बिलियंस की खातिर आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव मॉनिटरी पॉलिसी ले लेते हैं व्हेनेवर क्राइसिस हिट्स। लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्री पर्टिकुलरली, वो अकोमोडेटिव हो जाते हैं कि उनको रियल सेक्टर बचाना होता है। तो आप रियल सेक्टर की कास्ट पे आप जो है ना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के चंद बिलियंस के लिए आप इतनी रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं। मेरे ख्याल में ये जो थोड़ा सा एक डर है स्टेट बैंक को, इसको इससे बाहर आना पड़ेगा कि कोई मैसिव कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगी। अभी जब पैंडेमिक आया है तो यहाँ पे कुछ दोस्तों ने, इकोनॉमिस्ट ने कहा कि जी हम एक लेटर, उन्होंने ओपन लेटर फाइनेंशियल टाइम में पब्लिश हुआ था, और उन्होंने कहा कि जी कि कैपिटल फ्लो ना हो इमर्जिंग मार्केट से। तो मैंने उनको कहा कि नहीं होगी, मैं साइन कर देता हूँ क्योंकि आपका दोस्त हूँ, तो इस ओपन लेटर पे मैं भी साइन कर देता हूँ, लेकिन नहीं होगी कैपिटल फ्लाइट, क्योंकि क्राइसिस कहाँ पे है, पैंडेमिक यूरोप में है उस टाइम पे। तो मैंने कहा फिर इमर्जिंग मार्केट से क्यों कैपिटल फ्लो करेगा यूरोप को या अदर डेवलप कंट्रीज को। तो वो नहीं हुआ। तो स्टेट बैंक की जो हेजिटेशन थी, प्रॉब्ली वो जो आपने इंसिस्ट किया सहाफियों ने कि रेट्स क्यों अकोमोडेटिव नहीं है, सो प्रॉब्ली वो हेजिटेशन थी because they were afraid of capital flight. I think उसको उनसे बाहर आना होगा। और जो डॉक्टर शहबाज साहब बात कर रहे थे कि रोल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी और सॉवरेन डेट और क्वांटिटेटिव ईजिंग के हवाले से, आई थिंक बहुत ज्यादा रूम है पाकिस्तान में। आप जो लैंडिंग करते हैं वो अगेंस्ट कोलेटरल करते हैं, और कोलेटरल के लिए आप जो है ना सॉवरेन डेट यूज करते हैं एज अ कोलेटरल। तो आप अगर लॉन्ग टर्म रनिंग करें, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी ऑपरेशंस, जैसे अभी यूरोपियन सेंट्रल बैंक उसको LTRO लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस, फाइनेंसिंग ऑपरेशन वो करते हैं। पाकिस्तान के अंदर सेंट्रल बैंक ने ऐसा कुछ किया है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड, सिर्फ चंद चीजों के लिए। थिंक इनको जो लिक्विडिटी एक्सटेंशन होगी, इनको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑपरेशन लाने चाहिए, और उसके लिए जो कोलेटरल यूज होगा वो आपका सॉवरेन डेट होगा और गवर्नमेंट बॉन्ड्स होंगे। तो वो डिमांड करेंगे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड्स की और सॉवरेन डेट की, जो फिर
प्राइस ऑफ डेट भी लो करेगा आपकी, और गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा एक रूम क्रिएट करेगा कि आप एक्सटर्नल बारो के बजाय इंटरनल बारोइंग करें, और आप स्ट्रेट बैंक से डायरेक्ट ना करें, रादर आप ओपन मार्केट में करें। आपका कलेक्टर उसकी। हमारे पास टाइम कम है। मैं असल में आज हमारा बल्कि जो तीसरा टॉपिक है वो शायद रह जाए। मैं बल्कि आपसे दरख्वास्त करूंगा कि डॉक्टर शहबाज साहब से भी कि हम मेरे ख्याल में एक जो डिस्कशन है जो ड्यू है, हमें नाज़रीन में भी हमें बहुत सारे फीडबैक आया कि ये जो इम्पोर्टेड पाकिस्तान में लोग आते हैं उस हवाले से करें, लेकिन प्रोग्राम में टाइम कम है। मेरे पास सिर्फ कुछ 2-3 मिनट रह गए, तो मैं डॉक्टर शहबाज साहब आपकी फाइनल ओपिनियन लेना चाहूँगा। मैं ऑन एयर आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हम इस हवाले से एक और प्रोग्राम करेंगे, और डॉक्टर अली नासिर साहब आपको भी इनवाइट करेंगे, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम कम था तो मैं आपकी फाइनल आपकी वर्जन लेना चाहूँगा। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक बहुत अच्छी तजर्बा का है, ताकि बाहर से लोगों को इंपोर्ट करके यहाँ जो लोकल लोग हैं उनके दरमियान डर पैदा किया जाए। जैसे डॉक्टर अली भी ये बात कर रहे हैं, तो वो जो मेरे ख्याल में जो भी बात हो रही थी वो पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो की, तो वो शायद उन्होंने एक वादा किया था, उसका आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में लोग बाहर से आके काम करेंगे। तो आई थिंक उन्होंने ये अपना वादा जो है ना वो पूरा कर दिखाया है कि वाकई पाकिस्तान इस कदर खुशहाल मुल्क बन गया है कि बाहर से लोग आके यहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं। वो एक अलग बात है कि कुछ लोग जो है वो तकरीबन तीसरी टर्म जो है कुछ लोगों पे पहली दफा आए हैं, एंड दे डोंट केयर अबाउट द लोकल पीपल, इधर के वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो मेरे ख्याल में यही एक डर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। शायद ये कोई लोकल बंदा जो है इनको लोकल मार्केट से मिल जाए। पाकिस्तान के अंदर बहुत पेंशन मिलती है, पाकिस्तान में बड़े बड़े लायक लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल, तो मैं फ्रांस में था, तो जब मतलब कि वो आप सारा जानते हैं वो जो भी चीजें मैंने पब्लिश की वहाँ पे और बहुत सारा काम किया, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि मेरे डीन डेविड रबात मुझे ये कहते हैं, मोहम्मद आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप पाकिस्तान की जमीन से तल्लुक रखते हो और पाकिस्तान की जमीन इस कदर टैलेंटेड लोग पैदा करते हैं। तो हमें से उन लोगों को ढूंढने की जरूरत है। कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी मुल्क में कंट्रीब्यूशन डालना चाह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि या तो कोई पोलिटिकल लिंकअप हो तब वो लोग जो है वो शायद ऊपर आ सकें, या फिर कुछ और जो बैकडोर पॉलिसी है उसके थ्रू आए। अब जो मेहनती लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको तो आपको पता है काम से कुछ। डॉक्टर साहब, हमारा प्रोग्राम का टाइम जो है खत्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अली नासिर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज साहब। तशरीह बाकी रह गई है, एक प्रोग्राम हम जरूर इस पे और करेंगे, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास कम था इसलिए हमें आपसे इजाजत लेना पड़ रही है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। इम्पोर्टेड पीपल पे एक प्रोग्राम होगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।